Good morning, students. Now I start our today's class in subject of geography. Now I start our next topic, which is the four pillars of human development. In a previous class, we discussed about human development, especially growth and development. What is growth? What is development? And what is the differences between it? I hope you all are very well understand about the whole topic. Now we have move over another topics, which is the four pillars, which is influence the human development. Especially in that topic, we talking about the four pillars, which is the equity, sustainability, empowerment, and productivity. These four pillars are built up to a human development index. जब भी हम मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को नापते हैं तो इन्हीं चार बेसिस पे नापते हैं। ये मुख्य चार पिलर्स हैं जिनके आधार पे, जिनकी गणना करके हम किसी पर्टिकुलर स्टेट के, पर्टिकुलर कंट्री के ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में जानकारी हासिल करते हैं कि वहाँ के मनुष्य कितने विकसित हैं या कितने विकसित नहीं हैं, अल्प विकसित हैं या भी विकासशील है। तो ये मुख्य चार पिलर्स हैं: इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड एम्पावरमेंट, यानी समता, उसके बाद सतत पोषणीयता और फिर उत्पादकता, और एम्पावरमेंट को हम कहेंगे सशक्तिकरण। तो इन आधार पे हम अब देखेंगे कि कैसे ये चीज़ें बन रही हैं या किस प्रकार से इन बेसिस पे हम विकास को नापते हैं, मानव विकास सूचकांक को नापते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट है वो है इक्विटी यानी समता। तो इक्विटी से ये हमारा तात्पर्य है कि हम इक्विटी में ये देखते हैं कि हमारे समाज में जितने भी व्यक्ति हैं उन तक, हर विकल्पों तक, हर उनके चॉइस तक वो पहुंच पाएंगे कि नहीं, अपॉर्चुनिटीज़ तक पहुंच पाएंगे कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि उनके अपॉर्चुनिटीज़ तक पहुंचने में किसी भी प्रकार की बाधाएं आ रही हैं, पार्शियलिटीज़ आ रही हैं, कास्ट, क्रीज, जेंडर के आधार पे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे कि वो समाज एक तरीके से विकास को अवरुद्ध कर रहा है, विकास को रोक रहा है। एग्जाम्पल के तहत हम देखेंगे, जब भी विश्वविद्यालय में हम देखते हैं कि कितने लोग पढ़ाई को छोड़ रहे हैं, तो सबसे पहले देखेंगे कि वो कौन सा वर्ग है जो पढ़ाई को छोड़ रहा है, यानी विश्वविद्यालय की पढ़ाई को अपना कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। तो हमको ये पता चल जाएगा कि ये वो वर्ग है जहाँ तक पढ़ाई को लेकर के विकल्प उसके सीमित हो जा रहे हैं, यानी कि वहाँ तक उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पा रही हैं, उनके यहाँ ऐसा माहौल नहीं बन पा रहा है कि वो अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखें। ऐसी कई कारणें हो सकती हैं, सामाजिक या आर्थिक कारणें हो सकती है जिसकी वजह से उनको वो विकल्प छोड़ना पड़ रहा है। और यही कारण हम जेंडर के ब्याह पे भी देख सकते हैं। बहुत सारी स्त्रियां हैं जो अपने उच्च शिक्षा को पूरे नहीं कर पाती, विश्वविद्यालय की शिक्षा को नहीं पूरा कर पाती। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पे स्त्रियों को लेकर के भी वो अपनी विकल्प को सीमित कर ले रही हैं। किन्हीं कारणों से वो अपने विकल्पों तक पहुँच नहीं पा रही हैं, उनको समान अवसर नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से पढ़ाई को वो पूरा कर पाए। ऐसा आप अपने समाज में देख सकते हैं। कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि समाज में जितने भी वर्ग हैं उनको समान अवसर मिले किसी भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने का। यदि हम उदाहरण के तौर पे ये अपॉर्चुनिटी मानते हैं शिक्षा को लेकर के, अगर वहां तक किसी एक वर्ग को पहुंचने का अवसर नहीं मिल रहा है, यानी कि समाज में समता नहीं है। ये सिंपल सी बात है। दूसरा है हमारे पास इक्विटी के बाद सस्टेनेबिलिटी मतलब कि जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हमको मिल रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, उसमें निरंतरता बनी रहे, यानी कि वो लगातार हमको मिलती जाए और हमारे आने वाली पीढ़ी तक मिलती जाए। ऐसा नहीं है कि शिक्षा केवल उच्च शिक्षा हमें ही मिले फिर हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए उच्च शिक्षा न बचे। ऐसा नहीं है कि जो भी रिसोर्सेज हमको नेचर से मिल रहे हैं या फिर जो रिसोर्सेज हम खुद से बना रहे हैं वो रिसोर्सेज सिर्फ इस पीढ़ी तक के लिए हो, बल्कि आगे की पीढ़ी के लिए वो ना हो। तो हम उसको ऐसे कंज्यूम करें ताकि वो जो रिसोर्स है, वो जो अवसर है, चाहे वो अपॉर्चुनिटी हो चाहे वो रिसोर्स हो, वो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी बची रहे, यानी कि उसकी उपलब्धता में निरंतरता बनी रहे, वो सस्टेनेबल रहे, वो आगे तक हमको मिलती रहे। अब जैसे इसको एग्जाम्पल के तहत अगर हम देखें तो किसी एक बालिका को आप बचपन से ही एजुकेशन से दूर कर दो तो वो बड़े होने के बाद उसकी जो आगे की भविष्य होगी, जो अपॉर्चुनिटीज़ होगी, वो सीमित हो जाएगी। आप बचपन में उसकी पढ़ाई छुड़वा दिए, लेकिन जब वो बड़ी हुई तो अब उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ क्या है? वो शिक्षिका नहीं बन सकती है, वो वैज्ञानिक नहीं बन सकती है, वो डॉक्टर नहीं बन सकती है,
लिटरेट तो है नहीं या बहुत ज़्यादा वो पढ़ी लिखी तो है नहीं कि उसके जो विकल्प होंगे जो हो जाएंगे वो सीमित हो जाएंगे, और उसके आगे यानी कि जो और रिसोर्सेज उनको मिलनी चाहिए थी एजुकेशन के बेस पे, वो रिसोर्सेज इसके लिए ब्रोक हो जाएंगी, निरंतरता नहीं रहेगी उस रिसोर्स में। यानी कि उसके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो लिमिटेड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि समाज ने उसको एक अपॉर्चुनिटी ठीक से नहीं लेने दिया, यानी कि एजुकेशन नहीं लेने दिया, जिसकी वजह से भविष्य में उसकी सस्टेनेबिलिटी प्रभावित हुई और उसकी अपॉर्चुनिटीज़ जो थी वो भी लिमिटेड हो गई। इसलिए हमें सस्टेनेबिलिटी बनाने के लिए, भविष्य में निरंतरता सस्टेनेबिलिटी यानी कि रिसोर्सेज तक पहुंच बनाने के लिए, नेक्स्ट पीढ़ी के लिए हमको इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो इक्विटी के बेस पे हो, समानता के बेस पे हो, समता के बेस पे हो। तीसरा जो हमारे पास है प्रोडक्टिविटी, वो एक तरीके से मानव श्रम के बारे में है, ह्यूमन लेबर के बारे में है या ह्यूमन वर्क के बारे में है, क्योंकि राष्ट्र के रूप में जो मनुष्य होता है वो ही एक प्रकार से उसका धन होता है। एक राष्ट्र में जो उसकी पॉपुलेशन होती है, जो मनुष्य वहाँ का होता है, आबादी जो होती है, वो राष्ट्र का धन होता है। अगर उसकी कार्यक्षमता घट जाए तो राष्ट्र की कार्यक्षमता घट जाती है, और उसकी कार्यक्षमता बढ़ी रहे तो राष्ट्र की कार्यक्षमता बढ़ी रहती है। इसलिए हमारे यहाँ प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए स्किल बराबर होना चाहिए, यानी कि लगातार कौशल आते जाना चाहिए, उनको कौशल युक्त बनाना चाहिए, उस जनता को इसका स्किल डेवलप्ड होना चाहिए, प्लस उसके हेल्थ पे भी ध्यान देना चाहिए, उसे बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं लगातार मुहैया कराते रहना चाहिए, जिसकी वजह से उसका जो हेल्थ है वो बेहतर हो। अगर हेल्थ बढ़िया होगा तो उसकी कार्यक्षमता आगे निखर करके आएगी। अब इसके आगे देखिए, मेरा जो दूसरा टॉपिक है वो है अप्रोचेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, जिसमें 4 अप्रोचेस दिए हैं, जिसमें इनकम अप्रोच, वेलफेयर अप्रोच, मिनिमम नीड्स अप्रोच और कैपेबिलिटीज अप्रोच, ये 4 अप्रोचेस हैं। इन चारों अप्रोचेस के बिहाफ पे ह्यूमन डेवलपमेंट को देखा जाता है, मापा जाता है कि कैसे मनुष्य को डेवलप माना जाएगा। एक तरीके से ये एक नज़रिया है, ये एक दृष्टि है, एक विज़न है। जैसे आज हम ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडेक्स को हमने जो पीछे डिस्कस किया उस आधार पे नाप रहे हैं। हमने इसके ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स को बताया कि शिक्षा, हेल्थ, इन चीज़ों पे, बेटर एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज, इन चीज़ों पे हम लोग माप रहे हैं। तो इसी तरह इनके 4 अप्रोच हैं, इनकम हो गया, वेलफेयर हो गया, और जो अभी हमने दोनों आपको बताए, उसके साथ साथ मिनिमम नीड्स अप्रोच एंड कैपेबिलिटीज अप्रोच। तो इन चारों अप्रोचेस के आधार पे भी हम देखेंगे कि मनुष्य के विकास को कैसे नापा जाता है। तो सबसे पहले है इनकम अप्रोच। इसमें बताया गया है कि ये सबसे ओल्डेस्ट अप्रोच रहा है। जब भी मनुष्य का विकास नापा गया शुरू में, अभी तो 90 के बाद यूनाइटेड नेशन ने अपना अलग, यूनेस्को ने बनाया था ये पूरा फीचर, लेकिन उसके पहले जब से नापा गया तो सबसे पुराना जो फीचर था वो था इनकम अप्रोच। यानी कि मनुष्य के इनकम के आधार पे ये माना जाता था कि ये मनुष्य विकसित है और ये मनुष्य विकसित नहीं है। सबसे पुराना मॉडल था, यानी मनुष्य जितना इनकम कर रहा है, जितना वो उसके इनकम है, उस हिसाब से जितना वो खर्च कर रहा है, तो जितना हाई इनकम, जितना हाई उसका एक तरीके से कंज्यूम करने का जो भी क्षमता है, उस आधार पे इसको नापा जाता था कि यह व्यक्ति काफ़ी विकसित है या यह समाज काफ़ी विकसित है। अगर मनुष्य का आय ऊंचा है तो यानी कि वो बहुत विकसित है। दूसरा था वेलफेयर अप्रोच। इसमें गवर्नमेंट द्वारा जो चीज़ें उपलब्ध कराई जाती थी उसके आधार पे मापा जाता कि कौन सी गवर्नमेंट कितनी वेलफेयर स्कीम्स लॉन्च करा रही है। इसमें मनुष्य जो वो निष्क्रिय बना रहता था, वो चीज़ों की सुविधाओं को पाता था और गवर्नमेंट सारी बेसिक चीज़ों को उपलब्ध कराती थी, सारे बेसिक नीड्स को फुलफिल करती थी। और गवर्नमेंट के द्वारा जो गवर्नमेंट जितना अपने समाज को बढ़िया से बढ़िया वेलफेयर स्कीम्स के तहत नीड्स उसके फुलफिल करें, उस समाज को उतना ज़्यादा विकसित समझा जाता था। अब किन किन जगहों पे इसमें नापा जाता था, तो शिक्षा, स्वास्थ्य, इसके साथ साथ सामाजिक सुरक्षा, सुख साधन, इन चीज़ों पे उच्च सरकारी जो व्यय होता था, यानी कि जो गवर्नमेंट इस पर खर्च करती थी, इसे वेलफेयर स्कीम की तरह रखा जाता था। जैसे आज भी अगर सरकार हमारे लिए कोई बढ़िया स्कीम निकाल करके ले करके आती है, चाहे वो डायरेक्ट जनता के हित में हो, जनता के सुख के लिए हो, लाभ के लिए हो, तो हम उसको वेलफेयर स्कीम के तहत रखेंगे। तो ये एक अप्रोच था। सीधी सी बात है, ये गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स थे। गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा अपने पॉपुलेशन पे व्यय करे, खर्च करे, जिससे मनुष्य का विकास हो। तो ये एक वेलफेयर अप्रोच माना जाता था ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए।
मनुष्य के विकास के लिए, मानव के विकास के लिए, जो कि गवर्नमेंट कितनी खर्च कर रही है उस खर्च के हिसाब से शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, रिसोर्स तक पहुंच, यानी कि सरकार अपने पॉपुलेशन को उन स्तर तक पहुंचा रही है, उस जगह तक पहुंचा रही है, उस विकास तक पहुंचा रही है। मनुष्य का स्वयं से प्रयास नहीं, बल्कि सरकार के माध्यम से वह विकसित हो रहा है। तो इसे एक तरीके से कल्याणकारी उपागम या इसे वेलफेयर अप्रोच कहा जाता है। वेलफेयर मतलब कल्याण, यानी सामाजिक कल्याण जो गवर्नमेंट करती है, वेलफेयर स्कीम्स। जो तीसरा अप्रोच था मिनिमम नीड्स अप्रोच, और ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, और इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन और जलापूर्ति, स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और आवास, इन 6 बेसिस पे इस अप्रोच को लॉन्च किया गया था, इस अप्रोच को लाया गया था। यानी कि ये जो मिनिमम नीड्स की चीज़ें हैं, ये मिनिमम नीड्स की चीज़ें जिसमें है हेल्थ, एजुकेशन, फूड, वाटर सप्लाई, सैनिटाइजेशन एंड हाउसिंग, ये जो 6 बेसिक नीड्स हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने इस बेसिक नीड्स के आधार पे ह्यूमन डेवलपमेंट को मापने के लिए बोला, या एक अप्रोच दिया जिसे मिनिमम नीड्स अप्रोच कहा गया। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट है अप्रोच वो है कैपेबिलिटी अप्रोच, यानी कि हम कितनी दक्षता के साथ, कितनी क्षमता के साथ हम रिसोर्सेज तक पहुंच सकते हैं, और जितनी क्षमता हमारे अंदर होगी वही क्षमता मानव विकास को एक तरीके से इंडिकेट करेगी। सपोज करिए कि एक समय थी हमारी क्षमता कि हमने तांबा तक पहुंच बनाई, लोहे तक पहुंच बनाई, तो यानी कि हम पीछे पुराने समय की बात कर रहे हैं जब ह्यूमन सिविलाइज्ड होना शुरू हुए थे, तो वो हमारी क्षमता थी। हम तांबे तक पहुँचे, लोहे तक पहुँचे, पहिया का आविष्कार किया, आग का आविष्कार किया, इन चीज़ों तक, तो मानव के विकास को उन आधार पर मापा जाता है। आज हमारी क्षमता किन किन रिसोर्सेज तक हम पहुँच चुके हैं, यूरेनियम तक पहुँच चुके हैं, हम चांद तक पहुँच चुके हैं। तो अब तुलना करिए तो उस समय से लेकर के आज के समय में हम काफ़ी विकसित मानेंगे। यानी कि इस जो कैपेबिलिटी अप्रोच है, यानी कि इस अप्रोच के माध्यम से हम ये दापेंगे कि हम रिसोर्सेज तक जो हमारा एक्सेस है, हम रिसोर्स तक किन जो पहुंच बना रहे हैं, उसकी क्षमता के आधार पे हमारे विकास को मापा जा रहा है। तो ये 4 अप्रोचेस हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये चारों अप्रोच और अब का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो देखिए पूरे के पूरे आप इनके नेचर को समझिए कि सारी चीज़ें आपको क्या बताना चाहती हैं, आपसे क्या कहना चाहती हैं। ओवरऑल में देखिए कि ये सब आपको सिर्फ ये समझाना चाहती हैं या बताना चाहती हैं कि पुराने समय से लेकर के, पुराने टाइम से लेकर के आज तक आखिर हम मनुष्य के विकास को किस पैमानों पे नापें, या मनुष्य को हम कब विकसित समझें। जिसका सबसे एक सिंपल मेथड मैं आपको बताऊं कि पैंट शर्ट पहन लेना, अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर लेना ही विकास माना जाए, या जीवन में हम क्यों आए, हम क्यों पैदा हुए, और एक ज्ञान लेकर के हम अपने जीवन को मीनिंगफुल बनाएं, अपने जीवन को आने वाली पीढ़ी तक दें। भले हमारे पैंट शर्ट की क्वालिटी कम हो, हमारे जेब में कम पैसा हो, समझिए बात को। एक तरफ है कि उसके पास अच्छी चीज़ें हैं, बढ़िया कपड़े हैं, बढ़िया रिसोर्सेस हैं उसके पास, लेकिन एजुकेशन नहीं है, सोशल सिक्योरिटी नहीं है। लेकिन आपके पास एजुकेशन है, आपके पास कम महंगे कपड़े हैं लेकिन तन ढकने के लिए कपड़े हैं, आपके पास कोई ब्रांडेड चप्पल नहीं है लेकिन चप्पल है, और उसके साथ साथ आप तक एजुकेशन की पहुंच है, आप तक स्वास्थ्य की पहुंच है, समझिएगा। यानी आपको बेहतर हेल्थ अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, आपको बेटर एजुकेशन मिल रहा है, आपके पास जीवन जीने तक का भोजन आपको मिल जा रहा है, सामाजिक सुरक्षा आपको मिल रही है। एक बात। दूसरी तरफ ये है कि उनके पास आपसे ज़्यादा पैसा है, आपसे अच्छा वो पहन रहे हैं, लेकिन उनके पास एजुकेशन नहीं है, उनके पास स्वतंत्रता नहीं है। अगर देशों की बात की जाए तो आप सऊदी अरब से अपने देश को आप माप लीजिए। सऊदी अरब में बहुत सारे ऐसे कानून हैं, महिलाओं को लेकर के भी बहुत सारे ऐसे कानून हैं जहाँ पे वो इक्विटी को पूरी तरीके से एकदम प्रतिबंधित करती, प्रोहिबिटेड करती है। अब जाकर के महिलाओं को कार चलाने की अनुमति हो गई है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। एजुकेशन, तालिबानी शासन को देख लीजिए पाकिस्तान में या अफगानिस्तान में,
महिलाओं को लेकर के एजुकेशन नहीं है। हालांकि सऊदी अरब की इकोनॉमी हमसे अच्छी है, लेकिन अगर मानव विकास के क्रम में देखिए तो हम सऊदी अरब से काफ़ी आगे होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ कम से कम जेंडर के लेवल पे इतनी डिस्क्रिमिनेशंस नहीं है। हमारे यहाँ एजुकेशन जो एक्सेस एजुकेशन का जो पहुँच है वो दोनों जेंडर तक बन रहा है, धीरे धीरे माहौल बन रहा है। हमारे यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं हो सकता है सऊदीया से बेहतर ना हो, लेकिन इक्विटी है हमारे यहाँ। अगर थोड़ी सी भी कम बेहतर स्वास्थ्य सुविधा है तो वो दोनों जेंडर के लिए है, मानव और पुरुष और महिला दोनों के लिए, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। जबकि उनके यहाँ महिलाओं को हर स्तर पे भेदभाव फील करना देखना होता है। तो इस आधार पे अगर हम एक एग्जाम्पल तक लिए कि इस आधार पे देखें तो इन चीज़ों पे हम मानव के विकास को माप सकते हैं कि इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, एम्पावरमेंट और किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं। तो हमें ये क्लियर हो जाएगा, हमने सऊदी अरब का केवल एग्जाम्पल लिया तो हमें ये क्लियर हो जाएगा कि मनुष्य के विकास या मानव विकास मूलतः है क्या, हम किन मुद्दों की बात करें, हम किस आधार पे ह्यूमन को डेवलप्ड समझेंगे, किस आधार पे मनुष्य को विकसित मानेंगे। सिर्फ इसलिए नहीं कि वह बहुत ज़्यादा अमीर है तो विकसित हो गया, बल्कि इसलिए कि मनुष्य अपना जीवन कितना सार्थक पूर्वक, कितना मीनिंगफुल लाइफ जी रहा है, कितना एजुकेटेड लाइफ जी रहा है और कितना सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी के साथ जी रहा है।